Welcome all of you. Today we are going to study moment of inertia from rotational motion. Very important topic and interesting topic. Moment of inertia. First of all जान लेते हैं कि rotational motion में जो terms हैं वो linear motion के analogous हैं. जैसे I mass का analogous होगा, movement, angular momentum, velocity हो जाएगी angular velocity. Force will be treated as torque. तो वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे. डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो हम आज स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से शुरू करते हैं. जनरल एक्सप्रेशन फॉर आई इज समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस. और इसका मतलब अगर रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे मासेस हैं और वो रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, सो आर डिस्टेंस है और एन ये मास है, सो सभी मासेस का ये सम यहां पर हमें देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, और इसी फर्दर इस टॉपिक को हम एक्सटेंड करेंगे और डिफरेंट शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, जैसे कि डिस्क के लिए, एनुलर डिस्क के लिए या रिंग के लिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. और ये रिलेशन हमने डिफाइन कहां से किया ये भी देख लेते हैं. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसी मास के लिए होती है mv स्क्वायर, और यही मेरा सिस्टम जिसके अराउंड बहुत सारे मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है. सो अगर मैं सभी इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूं, सो दिस इज गोइंग टू बी द समीशन of kinetic energy of all the individual particles. What is it going to be? Total kinetic energy is half m1 v1 square plus half m2 v2 square and so on. सभी का समीशन हो जाएगा. और एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में है वो है ये v is equals to r omega. This we are going to use this. और v सभी मासेस के लिए डिफरेंट होगा लेकिन ओमेगा सभी मासेस के लिए सेम होगा. ऐसा क्यों? अगर हम चेक करें, सो ये दो मासेस अगर यहां से यहां ट्रांसफर्स करते हैं, सो दे आर गोइंग टू ट्रांसफर्स थ्रू द सेम एंगल थीटा. थीटा एंगल सेम होगा दोनों के लिए, लेकिन अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक्स दोनों का डिफरेंट है, तो सेम टाइम में दोनों ने सेम एंगल ट्रांसफर्स किया, दैट्स व्हाई ओमेगा इज सेम फॉर बोथ, लेकिन लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी दोनों के लिए. सो जस्ट पुट इट हियर, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 omega square, so on. So this is how. Now these terms can be taken common. It is going to be m1 r1 square plus m2 r2 square and so on, and omega can be taken common. इसको हम समीशन में लिख सकते हैं, half summation I from 1 tends to n, how many particles, whatever the particles are there, so mi and ri square and omega square. So जैसा कि मैंने कहा कि लीनियर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और मैं अगर रिलेट करूं तो m रोटेशनल सिस्टम में I के इक्विवेलेंट है और v ओमेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल सिस्टम. सो अगर मैं इनको रिलेट करता हूं, सो यू कैन सी दैट दिस इनर्शिया टर्म I टर्म कैन बी रिलेटेड टू this expression. Okay, so let's move ahead. अगर मुझसे किसी सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करा लिया जाए, तो हाउ विल आई डू दैट? डिस्क्रीट सिस्टम पे पहले बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम पे बाद में मूव ऑन करेंगे. डिस्क्रीट सिस्टम, लेट्स टेक अ ट्राइंगल एंड पार्टिकल ऑफ मास m at its vertices. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर इसका रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या करना होगा? तीनों पार्टिकल की वजह से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन है हमें एड अप करना होगा. सो एज यू नो कि I इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर समीशन. सो हियर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, एंड अगर आप यहां पे गौर करें, these two lies on the axis itself, so r is going to be 0 for both of these.
बट दिस m इज अवे फ्रॉम द एक्सिस. सो इसकी डिस्टेंस अगर मैं फाइंड कर लूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री sin 60, then it is going to be root 3 by 2. Basic trigonometry. Okay, so I is just due to this m, which is going to be what? Mass of this particle and square of the distance from the axis. So this is going to give me 3 by 4 m l square. Okay, तो इस तरह के डिस्क्रीट सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन है m एंड 3m, कहा गया कि ये दो मासेस अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर. तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस दोनों पार्टिकल से फाइंड आउट कर लेते हैं. देन द आंसर विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. So if the distance between these two masses is L, center of mass का expression क्या है? m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. So पहले तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी. m मास से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, कितना आगे है. एंड देन 3m के लिए केस फर्स्ट, m एट ओरिजिन. इसको ओरिजिन अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, so x1 is going to be 0 and x2 is going to be L. So this is going to be m 0 plus 3m and L, and 4m is the total mass. So this is going to give me 3 by 4L. Okay, case second, इस बार origin 3m के साइड में, 3m is at origin. So origin at 3m. इस केस में m2 x2 0 होने वाला है और x1 L, because from the origin this m is L distance away. So m L plus 3m and 0 over 4m. Total mass m plus m2 4m. यहां से क्या मिला? 1 by 4. We got this 1 by 4L. So these two are distances for the center of mass from both of the masses. Now the answer is very straightforward. We need to just sum the moment of inertia due to these two particles. m 3 by 4 L square plus 3m 1 by 4 L square. Okay, this can further be solved. This is going to give me 12 by 16. 3 by 4 m L square. So this is for the discrete system. Let's move towards the continuous system. Okay, continuous system में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा. वहां पर कंटिन्यूस मास है, इंटीग्रेशन हमें करना होगा. डिस्क्रीट सिस्टम में हमारे पास एक्सप्रेशन है समीशन ओवर एम आई आर आई स्क्वायर. बट कंटिन्यूस सिस्टम में these masses are going to be very small. Okay, because if I have a continuous body, अब यहां पे मेरे पास में इंडिविजुअल मासेस नहीं है, so I have to integrate considering a small portion of this system and then I have to integrate throughout the system. So इसके लिए क्या करना होगा? यही हमारे पास में समीशन, अगर ये लिमिट m टेंड्स टू 0 हो जाए, m बहुत छोटा हो जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज इंटीग्रेशन dm स्मॉल मास एलिमेंट एंड देन r स्क्वायर. ओके, अब इसी आइडिया को आगे एक्सटेंड करते हैं. अगर मेरे पास में रिंग है और इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस और ये r डिस्टेंस अवे. अब ये r तो सभी मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. सो अगर मैं इसके सेंटर से सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहूं, ये रोटेट कर रही है रिंग अबाउट द सेंटर, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? dm and r square. Because this r is constant here, so r can be taken out, integration over dm.
सो सभी अगर मैं मासेस का इंटीग्रेशन करूंगा, सभी मासेस को अगर एडप्ट करूंगा, इट इज गोइंग टू गिव मी द कंप्लीट मास ऑफ दिस रिंग. सो सिंपली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग इज दिस mr स्क्वायर. सो ये रिंग के लिए हो गया, और इसी आइडिया को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं डिस्क के लिए. तो फॉर डिस्क there are little more technicalities there. अगर डिस्क है और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस इसके अबाउट इट इज रोटेट कर रही है. नाउ आई हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पर्टिकुलर केस. व्हाट विल आई डू? लेट्स बिगिन विद द सेम आइडिया, विद द सेम एक्सप्रेशन dm r square. अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. Problem is we cannot just directly integrate it. We have to consider one thing, which is R के इंक्रीज होने के साथ dm भी इंक्रीज होगा, मास भी इंक्रीज होता जाएगा, ये मास चेंज होता जाएगा, वरी होता जाएगा. So I have to like find out the relation for this dm, how dm varies or how this R governs the mass dm here. Okay, how this mass changes with the change in R when the R changes. So उसके लिए मैं क्या करूंगा? I will use like surface mass density. Okay, ये डिस्क है, इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा मींस मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर. तो ये इसका मास पर यूनिट एरिया हो गया. अब मैं अगर फाइंड करना चाहता हूं, लेट्स से कि आर डिस्टेंस पर मुझे फाइंड आउट करना है, और आर डिस्टेंस पे कितना मास है ये मुझे फाइंड आउट करना है. सो लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एरिया, or let's say very fine, very thin ring at this distance r. इस r distance पे मैंने एक ring कंसीडर की. Now अगर मैं इस ring का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, then I will know the mass of this ring. How? Just multiply it with this sigma. Sigma is the mass per unit area. And अगर मुझे इस ring का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, मिल जाता है, so I can just simply multiply it to get the mass of this ring. Okay. So what will be the area of this ring? Area का फॉर्मूला क्या होता है? Length into breadth is the area. So अगर मुझे इस रिंग का लेंथ मिल जाए, which is just 2 pi r, और अगर मुझे इस रिंग का width मिल जाए, so width is it is just of dr, very small width की ये रिंग है, so dr is going to be its width. So mass dm from this is going to be 2 pi r dr. Sigma 2 pi r dr. Okay, I just multiplied the area of this ring with the sigma, with the mass density, surface mass density. So मैंने multiply किया, so मेरे पास में ये dm mass आ गया. इस रिंग का dm mass कितना है? So now in this relation you can simply observe कि यहाँ पर I can see how this mass changes with dr. जब पोजीशन चेंज होती है तो ये मास मेरा किस तरह से चेंज होगा. सो आई कैन सिंपली यूज दिस हियर. So it is going to be 2 pi r dr and r square. So or integration limits 0 to r from the center up to dr. So 0 से r sigma मेरे पास है m over pi r square and this 2 pi and this is going to give me r cube dr. And now these are just constant, can be taken out. और r cube के लिए इंटीग्रेशन r4 by 4 over the limit 0 to r. Now just put it. This is it. Few things will cancel out. This r square power with I will left with this power 2. So the final expression is going to give me half m r square. So this is the expression for this disk. Okay, moment of inertia for this disk. इस तरह से हमने like extend किया simple concept को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए डिफरेंट शेप्स का. एनुलर डिस्क के लिए एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग.